हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का 13वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है गुरु भक्त कालीबाई। ये कालीबाई की कहानी है और ये एक छोटी लड़की की कहानी है जिसने अपने गुरु, अपने शिक्षक की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इसलिए इसे गुरु भक्त कहा गया है। और आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है वो आदिवासियों का गढ़ है, मतलब उधर आदिवासी ज़्यादा संख्या में रहते हैं। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले में एक गांव है रास्तापाल और डूंगरपुर जिले में रास्तापाल नाम का एक गांव है। आज़ादी से पहले, यानी हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो उससे पहले यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था, सरकारी गवर्नमेंट का, सरकार का। उन दिनों यहाँ एक पाठशाला चलती थी। पाठशाला विद्यालय को कहते हैं, स्कूल को कहते हैं। इसे प्रजामंडल चलाता था। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खांट। संरक्षक मतलब जो जिनके निर्देशन में ये काम, पाठशाला का जो काम चलता था और पाठशाला के जो सभी चीज़ों का जो प्रबंध करते थे वो थे श्री नाना भाई खांट। इसमें शिक्षण का काम करते थे श्री सेंगा भाई रोत और इसमें पढ़ाने का, बच्चों को शिक्षित करने का, शिक्षण का काम, टीचिंग का काम कौन करते थे? श्री सेंगा भाई। इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, लड़के और लड़कियां दोनों इस पाठशाला में पढ़ते थे। इन बालिकाओं में एक भील बालिका भी थी। भीलों की एक लड़की भी थी, कालीबाई कलासुआ, और उसका नाम क्या था? कालीबाई कलासुआ। उसकी उम्र थी 13 वर्ष, 13 साल की वो लड़की थी। उन दिनों इस क्षेत्र के लोगों पर दोहरी मार थी। दोहरी मतलब डबल मार, दो दो। एक ओर तो अंग्रेजों का कठोर शासन था, दूसरी ओर सामंत सताते थे। सामंत जो किसान खेत बोते थे और उनसे जो उगाही करते थे, जो वहाँ के सामंत थे। अंग्रेजों का भी शासन था और सामंतों का भी। तो किसानों के ऊपर दोहरी मार थी, उस क्षेत्र के लोगों के ऊपर दोहरा शासन था। हर व्यक्ति आज़ादी चाहता था, हर व्यक्ति इन सब से आज़ाद होना चाहता था, स्वतंत्र होना चाहता था। उस समय पूरे देश में आज़ादी की लहर थी। पूरे देश में, पूरा देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था। राजस्थान भला कब पीछे रहता, और राजस्थान इसमें पीछे रहने वाला नहीं था। प्रजामंडल आज़ादी का विचार इन पाठशालाओं के द्वारा जन जन तक पहुंचा रहा था और प्रजामंडल नाम की जो ये संस्थाएं थी, ये जन जन तक, मतलब प्रत्येक व्यक्ति तक इन पाठशालाओं के द्वारा ही ये आज़ादी का जो विचार था वो लोगों तक पहुंचा रहा था। इन पाठशालाओं में यही लोगों को प्रेरित किया जाता था, जागरूक किया जाता था, अपने शोषण के प्रति जागरूक किया जाता था कि भाई कैसे हम अंग्रेजों से और इस सामंतों से हम कैसे छुटकारा पाएं। सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाते तो कभी सामंती शोषण की। सेंगा भाई जो पढ़ाते थे वो कभी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनाते कि कैसे अंग्रेजों ने हम पर अत्याचार किए, और कभी सामंती शोषण की। कालीबाई उन्हें ध्यान से सुनती। सुनते सुनते उसका खून खौलने लगता, मतलब उसे बहुत गुस्सा आने लगता। सेंगा भाई उसके लिए बहुत ही आदरणीय थे, आदरणीय परम पूज्य थे, सम्माननीय थे। वो उनका बहुत आदर करती थी।
भील बाबा कालीबाई में भी एकलव्य की भील बाला, बाला यानी लड़की, भील बाला कालीबाई को कहा गया है कि भीलों की जो ये लड़की थी कालीबाई में भी एकलव्य की सी गुरु भक्ति के संस्कार थे। एकलव्य जब द्रोणाचार्य के एक तरह से शिष्य तो नहीं कहेंगे, एकलव्य को शिक्षा देने से गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, लेकिन एकलव्य में एक लगन थी, धुन का पक्का था वो, और उसने मिट्टी की गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसे ही अपना गुरु मान लिया और वो खुद ही धनुर्विद्या सीखने लग गया, अभ्यास करने लग गया और वो बहुत अच्छा धनुर्धर बन गया। तो इसी तरह से कालीबाई में भी गुरु भक्ति, जैसी एकलव्य की गुरु भक्ति थी वैसे ही संस्कार कालीबाई में भी थे। वह भी अपने गुरु की परम भक्त थी, अपने गुरु की परम मतलब सबसे बड़ी भक्त थी। एक बार की बात है, प्रजामंडल के सदस्यों की बैठक चल रही थी। प्रजामंडल के जो सदस्य थे वो आपस में बैठकर बैठक कर रहे थे। वहाँ नाना भाई भी उपस्थित थे। उस बैठक में उन्होंने प्रण किया था, प्रण मतलब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, ये वचन लिया था कि जब तक मेरी जान रहेगी मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा, मैं इस स्कूल को चलाऊंगा जब तक मेरे अंदर जान है। वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देश प्रेम की भावना जगे, हर बच्चा अपने देश से प्यार करे। ये देखिए, ये प्रजामंडल की बैठक चल रही है। लेकिन जो ये बात थी नाना भाई की, ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। नहीं पचना मतलब उसे ये बात पसंद नहीं आई, उसे ये अच्छा नहीं लगा। वह नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रसार हो। वो तो ये चाहता था कि गांव के कोई भी लोग पढ़े नहीं, सारे अनपढ़ रहें और हम जैसे चाहें उनके ऊपर शासन करें, क्योंकि जब पढ़ जाते हैं लोग, समझदार हो जाते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें जानने लगते हैं और उनके ऊपर अपनी मनमर्जी चलाना या शासन करना उतना आसान नहीं रहता। इसलिए रास्तापाल का जो जागीरदार था उसको नाना भाई की ये बात पसंद नहीं आई। उसने इस पाठशाला को बंद करने का एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र, एक बुरी चाल। उसने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई, गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। नाना भाई को इस षड्यंत्र का पता चला। नाना भाई को जब उनकी इस बुरे प्लान का पता चला, योजना का पता चला, उन्होंने घर घर जाकर लोगों को समझाया और एक भी व्यक्ति ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। जब नाना भाई ने समझाया कि ये क्या चाहता है जागीरदार और इसके विचार अच्छे नहीं हैं, जब घर घर जाकर लोगों को समझाया तो किसी भी व्यक्ति ने जागीरदार की बैठक में भाग नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो जागीरदार झल्ला उठा, मतलब उसे गुस्सा आ गया, क्रोधित हुआ वो। उसने सामंत को सारी घटना नमक मिर्च लगाकर कह दी। नमक मिर्च लगाकर कहना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। बात असल में कुछ और होती है, जबकि उसके साथ कुछ झूठी बातें जोड़कर और उसको बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो जो सामंत था उसको जागीरदार ने सारी जो कहानी थी उसको नमक मिर्च लगाकर कह दी, यानी जो कुछ बात थी उसमें भी कुछ और अपनी तरफ से जोड़ दिया। अगले दिन ही रियासत के पुलिस अधिकारी और जिला न्यायाधीश दलबल सहित रास्तापाल पहुंचे और ये घटना सामंत को बताते ही अगले ही दिन रियासत के जो पुलिस अधिकारी और जिला न्यायाधीश वगैरह जो भी लोग थे वो दल बल मतलब पूरे अपने दल के साथ रास्तापाल पहुंचे, बहुत सारे लोग। 19 जून 1947 का दिन था, हमारी आज़ादी के कुछ ही दिन महीनों पूर्व का दिन था। अगस्त में हम आज़ाद हुए थे और ये जून की घटना है। 19 जून 1947 का दिन था। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत पर गई हुई थी। कहाँ गई हुई थी? खेत पर। पाठशाला में सेंगा भाई और नाना भाई दोनों ही उपस्थित थे। स्कूल में नाना भाई और सेंगा भाई दोनों ही उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने सेंगा भाई से कहा,
पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दो। इस पर सेंगा भाई ने नम्रता से, नरमाई से उत्तर दिया, न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं, हम आपके काम को ही तो कर रहे हैं। आप न्याय करते हैं और हम भी न्याय ही कर रहे हैं, हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बालकों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है और आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो कोई न्याय की बात नहीं है। जिला न्यायाधीश यह उत्तर सुनकर आग बबूला हो गए। आग बबूला होना बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, और बोले, तुम मुझे न्याय सिखा रहे हो, छोटे मुंह बड़ी बात करते हो। सिपाहियों, इसे ट्रक से बांधकर घसीटो, इसे ट्रक से बांधकर और घसीटो। इधर वही बात पुलिस अधिकारी ने भी नाना भाई से कही। न्यायाधीश ने कहा सेंगा भाई को कि पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दो, और जो पुलिस अधिकारी था उसने नाना भाई से कहा कि पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दो। तो नाना भाई ने कहा, हाथ जोड़कर बोले, साहब ये पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश से चल रही है, आपके आदेश से तो नहीं। ये जो स्कूल है ये प्रजामंडल के आदेश से चल रही है, आपके आदेशों से थोड़ी ना चल रही है। आप इसे बंद क्यों करवाते हैं? हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे तो बालकों का भला ही होगा, इससे तो बालकों का हित होगा, भला होगा। पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर कैसे सहन करता? उससे ये सहन नहीं हुआ। उसके क्रोध का सागर उमड़ पड़ा। क्रोध का सागर उमड़ पड़ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही, संकेत मतलब इशारा, पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े। और जब पुलिस अधिकारी को इतना अधिक गुस्सा देखकर और उसने जैसे ही संकेत किया तो सारे सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े, मतलब उनके ऊपर हमला कर दिया उन्होंने। वो सारे उनको मारने के लिए एक साथ उनके ऊपर टूट पड़े। उन्होंने थप्पड़ों, घूंसों, डंडों और बंदूक के कुंदों से नाना भाई की जमकर पिटाई की। वे बुरी तरह घायल हो गए। इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। ये आप चित्र में देख रहे हैं ना, ट्रक से सेंगा भाई को घसीटा जा रहा है बांधकर। नाना भाई से यह नहीं देखा गया। वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे। घायल अवस्था में भी वे खड़े होकर दौड़ने लगे। उन सारे लोगों ने उनकी पिटाई की, वे घायल हो गए, लेकिन फिर भी वो सेंगा भाई को बचाने के लिए खड़े होकर दौड़ने लगे। उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा, और जैसे ही वो दौड़े तो एक सिपाही ने बंदूक का जो कुंदा होता है वो दे मारा। नाना भाई धड़ाम से गिर पड़े और ऐसे गिरे कि फिर कभी उठे ही नहीं, यानी उन्होंने प्राण त्याग दिए, वो मर गए। सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था और सेंगा भाई को लगातार ट्रक से घसीटा जा रहा था। पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई, किंतु किसमें हिम्मत थी कि सेंगा भाई को बचाते। काली बाई उस समय खेत से आ रही थी। कहाँ से? खेत से आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था और हाथ में थी हंसिया, जिसे हम दरांती कहते हैं। ये आपको चित्र में दिख रही है ना, ये हंसिया। अपने गुरुजी को इस हालत में देखकर उसकी भौहें तन गई। उसे अच्छा नहीं लगा, उससे रहा नहीं गया। उसने आव देखा न ताव, मतलब उसने कोई इंतजार नहीं किया और तुरंत घास का गट्ठर वहीं जमीन पर फेंक दिया और उसने ललकार कर कहा, ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीटकर कहाँ ले जा रहे हो? यह कहते हुए वह बिजली की तरह ट्रक की तरफ लपकी। उसने कहा कि ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीटकर कहाँ ले जा रहे हो? ललकार कर कहा उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हंसिया के एक झटके से काट दिया। उसके गुरुजी मौत के मुंह में जाने से बच गए, यानी उनके प्राण बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। सिपाहियों ने फिर कालीबाई को नहीं छोड़ा और उन्होंने उसे गोलियों से भून दिया, यानी उस पर इतनी गोलियां चलाई कि वो मर गई। उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भागकर आई
कालीबाई को बचाने के लिए कुछ औरतें दौड़कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने गोलियां बरसाई। निर्मम, निर्दयी, जिसे कोई दया ना आती हो, उस निर्दयी पुलिस ने उन औरतों पर भी गोलियां बरसाई। एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था, शव बेजान शरीर, मृत शरीर, लाश जिसे कहते हैं। एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू, लहू यानी खून, रक्त, लहू से लथपथ कालीबाई। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना। फिर क्या था, अरावली की पहाड़ियों में भीलों के मारू ढोल का मातमी स्वर गूंज उठा। मातमी होता है शोक वाला, दुख भरा। तो भीलों के मारू ढोल बजते हैं जब कोई संकट या ऐसी स्थिति होती है, तो वो लोग मातमी स्वर बजाते हैं। तो अरावली की पहाड़ियों में जो भील थे, वो वहाँ थोड़ा पिछड़ा इलाका है, इसलिए उधर मोबाइल ये उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं थे, लेकिन कोई और लोगों तक संदेश पहुंचाने का जरिया नहीं था। उन क्षेत्रों में लोग ढोल बजाकर और इस तरह से शीघ्र संदेश अपने वहाँ पहुँचाते थे, लोगों तक पहुँचाते थे। तो जैसे ही ये घटना हुई तो वहाँ भीलों ने मारू ढोल का मातमी स्वर बजा दिया और वो देखते ही देखते हजारों भील रास्तापाल में एकत्र हो गए, यानी इकट्ठे हो गए। विकट स्थिति को समझकर, विकट मतलब मुश्किल स्थिति को समझकर नाना भाई के हत्यारे भाग खड़े हुए। जो नाना भाई की जिन्होंने हत्या की थी, उन्होंने देखा कि अब तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और अब उनकी खैर नहीं, और ये देखकर वो भाग गए। कालीबाई को डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ 40 घंटे बेहोश रहने के बाद उस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। वीर बाला, उस साहसी बहादुर लड़की ने दम तोड़ दिया, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। कालीबाई तो शहीद हो गई, किंतु उसने अपने गुरुजी को बचा लिया। एक नन्ही ज्योति असमय बुझ गई, लेकिन हजारों दिलों में आज़ादी की अलख जगा गई। वो एक नन्ही सी ज्योति थी जो जिसका असमय मतलब उसका अभी वक्त नहीं था जाने का, लेकिन वो अपनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर गई और हजारों दिलों में आज़ादी की अलख जगा गई। उसके इस काम को देखकर बहुत सारे दिलों में आज़ादी को पाने के लिए वो लोग लालायित हो उठे और प्रेरित हुए। ठीक है, इसके बाद है अभ्यास कार्य, और इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इनके सामने लिखे हुए हैं। सरकारी, राजकीय, संरक्षक, देख रेख करने वाला, बाला, लड़की, बालिका, उम्र, आयु, अत्याचार, जादती, संकेत, इशारा, निर्मम, निर्दय या क्रूर, ढोल, नगाड़े, मातमी स्वर, शोक या दुख भरी आवाज़, असमय, समय से पहले। तो ये कहानी आपको पढ़नी है, इसे याद करना है, और जो ये कठिन शब्दार्थ हैं इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ ही याद भी करना है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।